तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर 3 ईयर एनईपी का सेकंड सेमेस्टर की तैयारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम आप भी समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग। और तो फिर आज हम शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड से, जो कि हमारा लास्ट पेपर है अगर देखा जाए तो थ्योरी का, LL 206। इसका एग्ज़ाम सबसे लास्ट में होगा। इसको फर्स्ट सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि अगर आप इसको अभी पढ़ लेते हैं, जो भी आप इसको पढ़ते चलेंगे वो आपके बैकग्राउंड में, दिमाग में रहेगा। बाद में जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म्स रिलीज़ होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, टाइम टेबल आएगा, उस समय पे सबसे पहले डेफिनेटली हम सब लॉ टॉट और सीक्वेंस से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम इसी सीक्वेंस से होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड हम पढ़ लेते हैं अभी। उसका रीज़न एक ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड जो है एक फंडामेंटल है, आपका एक नींव तैयार करेगा एक वकील के लिए, एक एडवोकेट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जानकारी भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो, और एक ये फाउंडेशन तैयार कर देता है। तो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो मेरा लॉजिक एक्चुअली यही है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी डेफिनेटली, तो हम इसको यूनिट वाइज तोड़ के करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 13 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट तक इसको कंप्लीट कर सकूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फीडबैक्स भी दीजिए कि क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या आपको नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। और सबसे पहले हम सिलेबस से पॉइंट वाइज ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक सही तरीका है पढ़ने का। चलिए, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हमारा सिलेबस। ठीक है, तो ये अब हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि ये सब्जेक्ट हमें बताना क्या चाहता है। यूनिवर्सिटी जो इतना अच्छा सिलेबस डिज़ाइन की है, वो इसका आउटकम क्या चाहती है। तो फर्स्ट है टू एक्सपोज स्टूडेंट्स अबाउट कंसेप्ट एंड आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में एलएलबी स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट्स को फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट और उसका क्या आइडिया है बेसिकली वो बताना। टू अप्राइज द स्टूडेंट अबाउट द रेमेडीज इन कॉन्स्टिट्यूशन रिट। अब जो फंडामेंटल राइट्स अगर मान लीजिए किसी के वायलेट होते हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडीज दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, रिट्स हम सब जानते हैं, रिट्स जो होते हैं उसके थ्रू हम अदालतों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक तरीके से कि वो फंडामेंटल राइट्स के मैटर में हमें न्याय प्रदान करें। थर्ड पॉइंट है टू एक्सपोज द स्टूडेंट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पिछले सेमेस्टर में भी थोड़ा सा आपने पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यूनिट 1 पे। तो यूनिट वन में सबसे पहले ये दिया गया है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स में अगर हम इस चैप्टर के अंदर जाते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सबसे पहले
स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन्फोर्स करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टेट क्या है। तो अगर हम जैसे देखते हैं तो हम बोलते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया हमारी कंट्री है और बहुत सारे स्टेट्स हैं, 36 या 37 स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज मिला के देश बना हुआ है। तो जैसे मध्य प्रदेश एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, बिहार स्टेट है, राजस्थान स्टेट है। तो ये हम जनरल सेंस में स्टेट इसको बोलते हैं, बट ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में या बोले तो स्टेट वो नहीं है। बेसिकली स्टेट जो है, अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो उसमें स्टेट एक तरीके से हमारी जो कंट्री है वो स्टेट है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है जैसे इंडिया है तो वो एक स्टेट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो अब हम डिफाइन यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहीं से आपका पहला क्वेश्चन भी बन जाएगा जो कि कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन जैसे ऐसे आ सकता है कि डिफाइन स्टेट एंड डिस्कस लॉ, द सुप्रीम कोर्ट हैज वाइडेंड द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। या फिर ऐसे पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेट as used under Article 12 of the Constitution of India, discuss with the help of leading case law। या फिर ऐसे पूछ सकता है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब देखिए यहाँ से एक सवाल इंपॉर्टेंट आपका ये बन ही जाएगा और यहाँ पे एक तरीके से जो फर्स्ट एलिमेंट्री चीज है उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये स्टेट डिफाइन कहाँ पे है? स्टेट डिफाइन है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 12 में डिफाइन है, ठीक है, द स्टेट की परिभाषा। तो इस परिभाषा के अनुसार क्या क्या चीजें इस स्टेट मशीनरी में इंक्लूडेड है? तो देखिए फर्स्ट जो इंक्लूडेड चीज है वो है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच एट नेशनल लेवल दोनों आती है, ठीक है। इसमें एक केस लॉ भी आप इसमें याद रखिए, केस का नाम है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2015। इसमें सेक्शन 66A चैलेंज किया गया था अपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सामने, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 के खिलाफ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। देखिए सेकंड, अब स्टेट में क्या आता है? सेकंड स्टेट में आता है द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। अब देखिए हर एक स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है, हर एक स्टेट यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे इस स्टेट से मतलब है जो हमारी प्रदेश है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनकी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं ये जो है यहाँ पे स्टेट के अंदर आएंगी, ठीक है। फिर थर्ड जो है आपका पॉइंट ऑल लोकल अथॉरिटीज। अब देखिए लोकल अथॉरिटीज भी होती हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी होती है, पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये लोकल अथॉरिटी भी जो है ये स्टेट मशीनरी के अंदर आती है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें एक केस लॉ था अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे आपको यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो विलेज पंचायत होती हैं, ठीक है, वो भी लोकल अथॉरिटी के उसमें आती हैं, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर आती हैं। तो ये भी स्टेट मशीनरी है, ठीक है। फिर उसके सिवाय उसके अलावा कुछ अदर अथॉरिटीज होती हैं वो भी स्टेट मशीनरी के अंदर है, जैसे कि द टर्म आर्टिकल 12 में ही इसको भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अदर अथॉरिटीज कई बार, जैसे बहुत सारी अथॉरिटीज, जैसे मान लीजिए कि रेलवे है, रेलवे भी एक अथॉरिटी है, ठीक है। और भी जैसे कोई यूनिट है, ठीक है,
जो अपने रूल्स रेगुलेशंस सेट कर सकती है, तो वो भी अदर अथॉरिटीज़ में समय समय पे आप देखेंगे कि इससे भी रिलेटेड केस लॉज आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इन अदर अथॉरिटीज़ को थोड़ा डिटेल में और समझेंगे, ये अदर अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा, मैं 10 से 12 मिनट का वीडियो डालना चाहता हूँ। तो इसमें हमने डिफाइन कर लिया कि स्टेट क्या होता है, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि फंडामेंटल राइट्स कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टेट के अंदर पहली बात तो गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। सेकेंड अगर देखें तो गवर्नमेंट है और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट है। और थर्ड है ऑल लोकल अथॉरिटीज़, जैसे म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये। और उसके सिवाय चौथे है अदर अथॉरिटीज़, जो हम अगले उसमें देखेंगे डिटेल में कि अदर अथॉरिटीज़ कौन सी हो सकती हैं। देखिए, अगर आपके पास एग्ज़ाम में पेपर आए तो आपके पास इतना समय तो रहेगा नहीं कि आप पूरा पढ़ के जाएं, और हर कोई भूल जाता है। तो आप बस इतना याद रखिए जितना मैंने बताया कि इसमें आपके 4 पॉइंट बस लिखने हैं। 4 पॉइंट अगर आप अपने से लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तो आराम से आपका 18 नंबर का क्वेश्चन आप करके चले आएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आएगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमा फिरा के उसको लखनऊ यूनिवर्सिटी देते हैं, जिसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़े। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि आपको खुद अपना दिमाग, प्रेजेंस ऑफ ब्रेन एक एडवोकेट वाला रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।